हेलो दोस्तों, क्रेडोज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शरद चंद्र पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो कक्षा हमारी मॉडर्न इंडिया की चल रही है, आज इस कक्षा में हम आपको आधुनिक भारत के जो यूरोपियों का आगमन शुरू हुआ था। देखिए, जैसे कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर जो है यूरोपियों के आगमन से शुरू करिए, नहीं तो हम इसको मुगल काल के मुगलों के पतन से प्रारंभ करते हैं। जो मॉडर्न इंडिया प्रारंभ होती है वह मुगलों के पतन से प्रारंभ होती है। जो उत्तरकालीन मुगल रहते हैं, उत्तर मुगल स्थिति रहती है, वहां से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। लेकिन हम लोगों ने कुछ कारणवश इसे यहां से शुरू किया है। लेकिन जो अगली कक्षा हमारी होगी, अगली कक्षा में हम मुगलों के पतन से यानी कि उत्तर मुगल से शुरुआत करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, किस प्रकार के शासक पैदा होते हैं, धीरे धीरे भारत के पूर्वी क्षेत्र में नवाबों की एक नई जो है विरासत पैदा होती है। और उसके बाद विदेशी शक्तियों का आगमन होता है। विदेशी शक्तियों का नवाबों के साथ किस प्रकार से अंतर्द्वंद होता है, उस अंतर्द्वंद में किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है, कौन कौन से युद्ध होते हैं, कौन कौन सी संधियां होती हैं, उस युद्ध और संधि के क्या परिणाम निकल के आते हैं सामने, भारत के परिदृश्य में देखें, भारत की राजनीति में देखें क्या बदलाव आते हैं, इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं अगली कक्षाओं में अपने। अगली कक्षा की जो हमारी पूरा रोड मैप है, अगर बात करें उसकी, तो आप देखेंगे कि किस तरह से एक कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी आकर के यहां पर एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर देती है। भारतीय इतिहास में जो आधुनिक भारत का हिस्सा है, बहुत ही रोचक है। और सबसे शानदार बात क्या है, भारतीय इतिहास को आप रटने का प्रयास न करें। चाहे वह प्राचीन इतिहास की हम बात करें, चाहे हम उसे मध्यकालीन इतिहास की बात करें, चाहे हम आधुनिक कालीन इतिहास की बात करें, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग एक नरेट करिए कहानी को, शुरुआत से कहानी पर फोकस करिए। मैं इसीलिए जब मैं पीपीटी से पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं मैं लिख के नहीं पढ़ाना चाहता। मेरी इच्छा थी लास्ट इससे पहले की कक्षा मैंने लिख के ही पढ़ाया था सारी, मैंने पीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन फिर बच्चों की कंप्लेंट आने लगी कि सर कई तथ्य ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड वो होता है कि आप हर चीज नहीं याद कर सकते, इसलिए कुछ चीजें छूट जाती हैं। प्रयास यह करता हूं कि आपको जहां तथ्यात्मक चीजें हैं वो पूरा का पूरा आपको मिल जाए पीडीएफ के थ्रू। बाकी कहानियों को हम अपने मुंह से चीजों को बता देंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा में तथ्यात्मक चीजों की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो जहां जहां तथ्यात्मक चीजों की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी वहां पीपीटी का प्रयोग करूंगा, और जहां पे कहानी और तथ्यों की आवश्यकता पड़ेगी वहां पे लिखना और पीपीटी दोनों का प्रयोग करूंगा। तो दोनों को मिलाकर के हम यहाँ चलेंगे अब अगली कक्षाओं में। गुड आफ्टरनून सिलू जी। चले जुड़ जाएं सभी लोग जो भी जुड़ना चाह रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के यूरोप की परिस्थिति देखा, भारत की परिस्थिति देखा, भारत का वैश्विक व्यापार में कितनी हिस्सेदारी थी, इस संदर्भ में चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि किस प्रकार से यूरोप में जो साहसिक कदम उठाए जाने लगे यूरोपीय शासकों के द्वारा, वहां की सरकारों के द्वारा, वहां के लोगों में जिनको भी इस प्रकार के रोमांचक कार्य करने की इच्छा होती थी उनको फंडिंग की जाती थी। नाव बनाने के वहां पर कई सारी फैक्ट्रियां लगने लगी, बड़े बड़े जहाज बनाए जाने लगे पानी के, और उन जहाजों से कई सारे यात्री विश्व के अन्य देशों की तरफ निकल पड़े। अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो यहां पर जो व्यापार होता था उसमें अरब के व्यापारी, वेनिस के व्यापारी मध्यस्थता करते थे। इस वजह से जो भी सामान यूरोप पहुंचता था वो काफी महंगा हो जाता था। उसके बाद परिस्थिति बदली और 1453 में ऑटोमन साम्राज्य का उदय होता है। ऑटोमन साम्राज्य जो आधुनिक आज का तुर्की है, आपका मेडिटेरेनियन सी है, जो इजराइल है, ईरान है, सीरिया है, ये जो क्षेत्र हैं ये ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत। हालांकि कालांतर में ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार बहुत दूर तक हुआ, उत्तरी अफ्रीकी कंट्री भी जितने थे वो भी आ गए ऑटोमन साम्राज्य में, और मध्य एशिया के काफी देश ऑटोमन साम्राज्य में थे। लेकिन समय के साथ जब ऑटोमन साम्राज्य बढ़ गया तो अब चीजों का जो आवागमन होता था उसमें बाधा उत्पन्न होने लगी, या फिर उसकी कॉस्ट ज्यादा आने लगी। अब जब कॉस्ट ज्यादा आने लगी तो यूरोपियों के मन में एक सवाल खड़ा हुआ कि क्यों ना हम इन बिचौलियों को हटा दें। अगर हम अरब को बीच से निकाल देते हैं, अगर वेनिस को हम बीच से निकाल देते हैं, अगर हम डायरेक्ट भारत से माल खरीदें तो हमें सस्ता पड़ेगा,
इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई अगर हम इन्हें बीच से निकाल देंगे तो अपने यहां से तो हमें व्यापार करने नहीं देंगे, तो हमें एक अल्टरनेट, एक हमें वैकल्पिक मार्ग की खोज करनी पड़ेगी। और इसी क्रम में जो पहला साहसिक कदम उठाया जाता है, एक छोटा सा अटलांटिक महासागर का एक देश है जिसे पुर्तगाल कहा जाता है। आप देखेंगे छोटा सा देश है, ठीक है। उस छोटे से देश के एक यात्री ने 1498 में 20 मई 1498 को वो कदम उठाता है और लिस्बन से वह भारत के लिए यात्रा पर निकलता है। 90 दिन की साहसिक यात्रा करने के बाद चार साथ बेड़े, जहाजी बेड़े लेके चला था वो, और 90 दिनों की यात्रा करने के बाद वो केरल आके मालाबार तट पे भारत में उतरता है। वहां पर जब वो पहुंचता है तो उसका जो भेंट होती है उसकी, वह वहां के हिंदू शासक जमोरिन से होती है। हालांकि जब वह उतरता है तो वहां के जो अरब यात्री रहते हैं उनके द्वारा उसका विरोध किया जाता है। क्यों विरोध किया जाता है? कि हमारे पेट पर लात मारा जाएगा, हमारे प्रॉफिट में कटौती आ जाएगी, हमारे व्यापार में घाटा दिखने लगेगा। लेकिन जमोरिन इस बात को इग्नोर करता है। जमोरिन के द्वारा उपेक्षा जो है, इन चीजों की उपेक्षा की जाती है और वास्को द गामा का भरपूर स्वागत किया जाता है। वास्को द गामा सितंबर में वापस लौटता है, जाने लगता है वापस वहां से। तो जब जाने लगता है तो जमोरिन के द्वारा भी भरपूर उन्हें गिफ्ट दिया जाता है, उपहार दिया जाता है। साथ ही साथ वास्को द गामा जब आया था तो अपने साथ भी पर्याप्त मात्रा में मुद्रा लेके आया था, यहां से कई चीजें खरीद के ले जाता है। जब वहां लेके जाता है, वो वहां पहुंचता है तो वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में, कई गुना, 60 गुना लाभ मिलता है उसको इस माल का, जो उसकी यात्रा का खर्च था, जो उसने लागत लगाया था। इस बात से काफी प्रभावित होते हैं बाकी लोग भी। उसके बाद एक क्रम चलता है, मैंने इस संदर्भ में पूरी कक्षा, पिछली कक्षा को कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे जो दूसरी, अब जब वास्को द गामा को इतना लाभ होता है, पुर्तगीज भाई बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि भैया इतना बड़ा जो है डायरेक्ट एक रास्ता मिल गया, इतना लाभ मिल रहा है, तो बाकी देश कैसे पीछे रहते। जाहिर सी बात है उस समय भी बातें फैलती थी एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत तेजी से, ठीक है। तो उस परिस्थिति में स्पेन के पास भी बातें पहुंची, डचों के पास पहुंची, ब्रिटिशर्स के पास धीरे धीरे पहुंचने लगी। अब इसी क्रम में एक एक करके कई यूरोपीय जो यात्री थे, या उस देश की कोई कंपनी, या उस देश की सरकार ने भारत में इस तरह के मिशन भेजना प्रारंभ कर दिया। रास्ते क्या थे, कहां से आते थे, कैसे क्या, ए टू जेड चीजें यहां आपको बताई जाने वाली हैं। और एक चीज आपको बता दूं, बिल्कुल आप तटस्थता के साथ इस कक्षा को देखा करें। यह कक्षा आपको जिस भी एग्जाम में आप बैठने जाएंगे, हर जगह यहां से प्रश्न टकराने वाले हैं, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो यहां जो आपको कंटेंट मिलेगा ना, बहुत शानदार रहेगा, पूरा डाइजेस्ट कर जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी जी, बीईओ के लिए, हाँ बीईओ के लिए क्लास है, ठीक है। हाँ बीईओ के लिए काम देगा, बिल्कुल ठीक है। आपको जो भी बीईओ में प्रश्न आते हैं, देखिए आपको जो प्रश्न लिखने होते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, आपको 125 शब्दों में भी लिखना होता है, 50 शब्दों में लिखना होता है, 25 शब्दों में लिखना होता है मेंस में। और इन तीनों फॉर्मेट के लिए जितना कंटेंट आपको देंगे, वो कंटेंट आपके लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहें। यहां केवल आपको एक चीज करना है, अटेंशन बना के रखना है, आपको पूरे मन के साथ पढ़ना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। बाकी हम इस चीज को मैनेज कर लेंगे, क्या कैसे। देखिए एक मैप के माध्यम से आप देख लीजिए किस तरह से रास्ता खोजा गया। मैप जरूर देखिएगा, हमेशा जब भी क्लास करते रहें तो मैप का अध्ययन जरूर करें, मैप साथ साथ आपके होना चाहिए। ये देख लीजिए प्रीवियस क्लास का है, किस तरह से कौन कौन कब कब आया था, कौन कौन से विदेशी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर ले सकते हैं एप्लीकेशन पे पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट लेके इस तरह से चीजों को आप बना सकते हैं, या फिर पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। किस तरह से कौन क्या आया था, ये सारी चीजें हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डच व्यापारी। डचों का आगमन 1596 में होता है भारत में, ठीक है। डचों का आगमन 1596 में भारत में होता है। अब देखते हैं डच कंपनियां किस तरह से आती हैं, किस तरह अपना व्यापार विस्तार करती हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में यहां देखने वाले हैं। जो प्रथम डच यात्री था वो कॉर्निस हंटमैन था। कॉर्निस हंटमैन था, यह प्रथम डच यात्री था जो भारत में आया था, ठीक है।
अगर बात करें कि डच कहाँ है, तो अगर विश्व का मैप आप देख रहे हैं तो आप देखिए विश्व का मैप, यूरोप का एक छोटा सा यहाँ देश है जिसे अन्य नाम से हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है या नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐसा छोटा सा देश है जहां के लोग साहसिक कदम उठाए। आप सोचो, ये रहा आपका पुर्तगाल, ये आपका स्पेन और पुर्तगाल है यहाँ पे, ठीक है। आप सोचिए कि यहाँ के लोग तो चले आए, ठीक है, समझ आया, यहाँ भी ये बात पहुंची और ये दो देश के लोग भी हिम्मत किए कि भैया हम भी चलेंगे भारत, हम भी व्यापार वहां से करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां अगर आप देखिए ध्यान से, तो जो 1602 की बात आ रही है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है, ठीक है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जब भी लिखें तो आप लिखते समय एक चीज ध्यान रखें आंसर में कि आप जब ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी से तात्पर्य होता है सारी यूरोपीय कंपनियां, ठीक है। वहां आप पर्टिकुलर जब आप कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब आप कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तब जाके अंग्रेजों की बात आएगी, तब ब्रिटिशर्स की बात आएगी। वैसे आप देखें तो सब में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम लगा हुआ है क्योंकि ये ईस्ट से व्यापार करने के लिए ही बनाई गई थी, इसलिए इनको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। और 1602 में इसकी स्थापना हो जाती है और जब इसकी स्थापना होती है तो जो वहां का शासक रहता है वो इन कंपनियों को अधिकार देता है कि आप जाइए भारत में और युद्ध करने के लिए आपको पूरी छूट है, संधि करने के लिए आपको पूरी छूट है, किसी क्षेत्र को विजिट करने की आपको पूरी छूट है, इस प्रकार से किले बनाने की आपको पूरी छूट है। इन सारे अधिकारों के साथ एक कंपनी को भारत की तरफ भेजा जाता है। अब ये भारत में आते हैं तो भारत में इनका मकसद क्या रहता है? मुख्य मकसद उद्देश्य तो इनका व्यापार करना होता है, लेकिन आप कमाल की बात देखिए कि इनको पहले से इस बात का आभास था कि अगर वहां जाएंगे तो वहां हमें युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो इस बात के लिए वेल प्रिपेयर्ड थे। लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। उनके लिए क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, वो युद्ध के नियत से नहीं आए थे, यहां पर वे राज्य करने नहीं आए थे। ये तो भारतीय शासकों की परिस्थितियों को उन लोगों ने देखा, यहाँ के लोगों की स्थितियों को देखा, उन्हें लगा कि तो मूर्ख हैं, ठीक है, और बड़े आसानी के साथ इन पे कब्जा किया जा सकता है। लालच देते रहे, छोटी छोटी चीजों का लालच देते गए राजाओं से, विभिन्न प्रकार के परमिट लेते चले गए, ये लोग खुश हो जाते थे, दान दे देते थे बड़े बड़े क्षेत्रों को। अभी आप देखेंगे कर्नाटक युद्ध आप देखेंगे फ्रांसीसियों के साथ, जब चंदा साहब जीतते हैं तो क्या करते हैं को पहुंचते हैं कि पूरा एक जो आज पांडिचेरी है वो पूरा क्षेत्र ही दे देते हैं, कई गांव दान दे देते हैं खुश होके कि ठीक है जाओ तुम लोग रहो, शासन करो। तो और बहुत मामूली रकम पर, बहुत मामूली टैक्स पर। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें दिखाती हैं कि किस प्रकार से एक कंपनी ने रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए बड़े आसानी के साथ इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके अलावा क्या देखते हैं, ये जो आए थे तो मसाला व्यापार में इनकी अधिक रुचि नहीं थी। ध्यान रखिएगा जो डच थे, डच यहां मसाला व्यापार करने नहीं आए थे, ठीक है। ज्यादातर जो इनकी रुचि थी, माफ करें, हाँ, जो डच थे यहां पर ये कपड़े उपड़े के व्यापार नहीं करना चाहते थे, नील शोरा जैसे जो भारत से व्यापार किया जाता था मुख्य रूप से, ठीक है। भारत से निर्यातित तो वस्तु क्या होती थी, ठीक है, भारत से निर्यातित जो वस्तुएं जैसे कपड़ा, प्रमुख रूप से था कपड़ा, क्योंकि भारतीय कपड़ों की सानी नहीं थी पूरे विश्व में, ठीक है। कपड़ा हो गया, शोरा हो गया, ठीक है, बारूद बनाने के काम में आता था, नील हो गया, कपड़ा रंगने के काम में आता था, ठीक है, और कॉटन भी होता था, कॉटन भी, ठीक है, कॉटन हो गया, ठीक है, और मसाले, ठीक है, मसाले, ठीक है, मसाले, ये सारी चीजें निर्यात की जाती थी भारत से यूरोपियन देशों को, ठीक है। अब जो मसाले होते थे इस पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो जोर दिया गया वो डच कंपनियों के द्वारा ही दिया गया। डच कंपनियों ने कहा भैया हमें कपड़ा नहीं चाहिए, हमें शोरा भी नहीं चाहिए तुमसे, नील भी नहीं चाहिए, कॉटन भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ मसाले चाहिए, ठीक है, हमें
सिर्फ और सिर्फ मसाले चाहिए। तो भारत में एक निश्चित क्षेत्र पर ही मसाले पाए जाते थे, जैसे केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, इन क्षेत्रों पे, ठीक है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों आसपास के क्षेत्र है, वहीं पर मसाले होते थे, थोड़े बहुत जो होते थे। लेकिन उस समय क्योंकि कोई राजनीतिक बाउंड्री तय नहीं हुई थी अभी तक, तो जो इंडोनेशिया द्वीप है, जैसे जहां पे जावा, सुमात्रा, ठीक है, जो जावा सुमात्रा वगैरह आइलैंड हैं, डच लोगों को वहां ज्यादा रुचि हुई। क्यों? क्योंकि इन्हें मसाला द्वीप भी कहा जाता था, ठीक है, इन्हें मसाला द्वीप भी कहा जाता था, क्योंकि वहां पे इन मसालों की बहुतायत थी और बहुत बड़े स्तर पर ये मसाले वहां पाए जाते थे। तो डचों को ये हुआ कि भाई ठीक है, भारत में हमारी कोई खास इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं है, हमें जो मसाले चाहिए वो हमें वहां मिल रहे हैं। तो इन्होंने ज्यादातर जो अपना बल दिया वो दिया कि हम इंडोनेशिया वगैरह की तरफ जाएंगे। लेकिन अब इस समय अगर देखें तो बात कर रहे हैं 1602 में, तो अंग्रेज भी आ चुके थे और पुर्तगाली भी आ चुके थे। तो अंग्रेज और पुर्तगाली दोनों वहां जम के बैठे हुए थे, ठीक है, पहले से वो लोग यहां जमे हुए थे। तो जब ये लोग वहां पे गए तो इन लोगों ने अपनी ताकत का प्रयोग किया और कूटनीति का प्रयोग किया और वहां से पुर्तगालियों को और अंग्रेजों को 1623 में भगा दिया इन्होंने, ठीक है, कहा ठीक है भाई हम भारत छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, हम भारत छोड़ दे रहे हैं, तुम यहां छोड़ दो और यहां से पहली फुर्सत में निकल लो, ठीक है। तो इन्होंने उसी डायलॉग में कहा कि पहली फुर्सत में निकल लो। तो यहां से मजबूरी में इन लोगों को वहां से भागना पड़ा और पूरी तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में वो चीजें आ जाती हैं, केरल जो है इंडोनेशिया वगैरह का द्वीपीय देश, ठीक है। यहां तक आशा करता हूं आप सबको पसंद आया, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में तथ्यों की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपके कहानियों से ज्यादा तथ्यों पर भी फोकस किया जाता है। कहानियां तो केवल आपको एक तरह चीजों को समझाने का एक बेस होती है, ठीक है। 1602 में डच संसद द्वारा, ठीक है, डच जो संसद थी वहां की, उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, संयुक्त पूंजी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा, संयुक्त पूंजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विश्व की पहली सार्वजनिक कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, विश्व की पहली सार्वजनिक कंपनी यही थी, ठीक है। और खासकर भारत में भी अगर बात करें, भारत में भी स्थापित पहली जो सार्वजनिक कंपनी थी, संयुक्त पूंजी की कंपनी, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब आप कहेंगे सर सार्वजनिक पूंजी की कंपनी क्या होती है, या जो है ये संयुक्त कंपनी क्या होती है? तो कोई अगर आपको पता हो तो कमेंट करके आप बताओ पहले, ठीक है, क्या होता है, हम तो बता ही रहे हैं, आपको अगर पता है तो आप उसको बताएं। देखिए, जैसे जिस कंपनी का शेयर, ठीक है, जिस कंपनी में हिस्सेदारी कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, कोई भी साधारण व्यक्ति खरीद सकता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे सार्वजनिक या संयुक्त पूंजी की कंपनी बोला जाता है, सार्वजनिक या संयुक्त पूंजी की कंपनी बोला जाता है। तो ये भारत में स्थापित पहली संयुक्त पूंजी कंपनी भी कही जाती है। तो दो तथ्य आपको मिल रहे हैं यहां पे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो निवासियों की बात कर, डच कौन थे? तो डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी होते थे। इस कंपनी को डच संसद, क्या नाम था डच संसद का? स्टोटेन जनरल, ठीक है, डच संसद को बोला जाता था स्टोटेन जनरल, ठीक है। और इसने क्या किया? 21 वर्षों के लिए, ध्यान रखिएगा, कितना? 21 वर्षों के लिए इसने भारत और पूरब के देशों के साथ, ठीक है, भारत के साथ साथ पूरब में जितने देश पड़ रहे हैं, जैसे ये सब पश्चिमी देश थे ना, हम कहते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्री, ठीक है, या हमसे पश्चिम में पड़ते हैं इसलिए इन्हें पश्चिमी देश भी कहा जाता है, और इनसे हम पूरब में पड़ते हैं इसलिए हमको ये पूरब के देश कहते हैं। तो जो 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का, वही जो बताया, आक्रमण, संधि, किले निर्माण इत्यादि का अधिकार इस कंपनी को वहां की संसद के द्वारा दिया गया कि भाई जाओ, तुम्हें व्यापार करना है और व्यापार के लिए जो भी हथकंडे अपनाने पड़े तुम वहां पे जाके अपना सकते हो। इस कंपनी का कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे हर कंपनी की एक आधार पूंजी होती है, ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में भी कभी हो सकता है एग्जामिनर मान लीजिए सवाल उठ जाए। तो जो प्रारंभिक पूंजी थी वो कितनी थी? 65 लाख गिल्डर थी, ठीक है, वहां की मुद्रा थी गिल्डर। तो 65 लाख गिल्डर इसकी प्रारंभिक मुद्रा थी। भारत में शीघ्र ही डच बेरिंगदे ओस्ते इंडिसे कंपनी, ठीक है, डच बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी मसाला व्यापार,
ठीक है, मसाला व्यापार पर इसने एकाधिकार प्राप्त कर लिया कि ठीक है, मसाले का व्यापार केवल हम करेंगे। एकाधिकार से तात्पर्य क्या हुआ? एकाधिकार से तात्पर्य हुआ मोनोपोली इनकी हो गई कि इस पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार होगा और वह हम है, यानी कि डच। ठीक है, तो केवल हमारा अधिकार इस पर होगा। इस जो डच सेना जब वहां चली तो इसमें नौसेना के एक नायक थे, ठीक है, जिन्हें वादेर हेग कहा जाता था। वादेर हेग कहा जाता था 1605 में कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट मसूलीपत्तनम, जैसे भारत का आप देखेंगे तो एक तरफ कोंकण तट है, एक तरफ उत्तरी सरकार है, एक तरफ मालाबार है, तो एक तरफ कोरोमंडल है। ये जो पूर्वी तट है भारत का, उसकी बात की जा रही है। तो जब भी आप मैप देखें तो मैप में हमेशा ध्यान रखें किस तट को उत्तरी सरकार कहा जाता है, किसे कोरोमंडल कहा जाता है, किसे कोंकण तट कहा जाता है, किसे मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आप जरूर याद रखें, बहुत काम देंगी। तो कह रहे हैं कि जो मसूलीपत्तनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की गई, कब? 1605 में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की गई। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जा सकता है, प्रथम डच कारखाने की या दूसरे डच कारखाने की स्थापना या फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? तो दूसरे की स्थापना कहां की गई? दूसरे की निजामपत्तन में। ठीक है, दूसरे की निजामपत्तन में, जिसे पेत्तोपोली भी कहा जाता था। ठीक है, पेत्तोपोली भी इसे कहा जाता था। ठीक है, डचों के द्वारा कुछ अन्य स्थापित कारखाने थे जहां से आपको मिलान करने के लिए प्रश्न बन सकते हैं। जैसे इतिहास में जो प्रश्न बनते हैं तो वहां प्रश्न कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, एक तरफ आपको सन दे देगा, एक तरफ आपको स्थान दे देगा और कहेगा डच कंपनियों की स्थापना के वर्षों का मिलान करिए। तो ये चीज थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कभी कभी स्थान और वर्ष दे देगा तो दोनों को मिलान करना होता है आपको। पुलिकट में 1610 में स्थापित हुई पुलिकट में कंपनी, सूरत में 1616 में, करिकाल में 1645 में, चिंसुरा में 1653 में, कोचीन में 1663 में, कासिम बाजार में 1658 में, बालासोर नागापट्टनम में 1658 में। तो ये कंपनियों की इनकी फैक्ट्री की स्थापना की बात हो गई। अगर आपने कल देखा होगा, कल की वीडियो, तो आपको एक चीज पता होगा कि फैक्ट्री से तात्पर्य कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगी होती थी। ठीक है, किसी प्रकार के उत्पादन जैसा कार्य नहीं होता था, ना तो उस तरह से कोई मशीन वगैरह लगी होती थी, बल्कि फैक्ट्री से तात्पर्य होता था जहां पर गोदाम होता था, जहां स्टोरेज किया जाता था माल। मान लीजिए आंतरिक भागों से पोर्ट तक लाया जाता था या कहीं बाहर से पोर्ट पे लाया गया, वहां से आंतरिक भागों में पहुंचाना है, तो वह एक स्टॉपेज के तौर पर कार्य किया जाता था, उसी को फैक्ट्री कहा जाता था। कोच्चि कोचीन पर डचों का अधिकार 1753 तक रहा। कोच्चि पर इनका अधिकार 1753 पर रहा और उसके बाद यहां पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया जाता है। ऐसे तथ्यों पर विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे किसी स्थान का अधिग्रहण किया गया अंग्रेजों के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा या फिर फ्रांसीसियों के द्वारा, तो ये सब तथ्य जरूरी है। जो इसमें खिलाड़ी थे, आपको एक चीज बता दूं, इन 5 खिलाड़ियों में 5 खिलाड़ी यूरोपीय आते हैं, इन पांचों में से 2 ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक फ्रांसीसी महत्वपूर्ण है, एक ब्रिटिशर्स महत्वपूर्ण है। हालांकि पुर्तगीज भी हैं, लेकिन पुर्तगीज लगभग समय के साथ इररिलेवेंट हो गए। ठीक है, लेकिन फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स ने तो बहुत बड़ा प्रभाव डाला भारत पे। ठीक है, और लगभग उन्होंने इतिहास ही बदल डाला। और फ्रांसीसी जो थे वो बाद के समय में आप देखेंगे तृतीय कर्नाटिक युद्ध के बाद इनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ये बहुत हद तक कहा जाए तो सिमट के रह जाते हैं और लगभग समाप्त हो जाते हैं, खासकर डुप्ले के वापसी के बाद। हम देखेंगे आगे डुप्ले का कितना बड़ा योगदान रहता है और डुप्ले ने क्या किया था फ्रांसीसी कंपनी के लिए। ठीक है, फिलहाल तो अभी डचों की बात कर लें। चले, पुलिकट में स्थापित डच कारखाने को, ठीक है, जो पुलिकट में स्थापित हुआ डच कारखाने को गेल्ड्रिया का किला कहा जाता था। गेल्ड्रिया का किला कहा जाता था। अगर आप लोगों को हॉलीवुड फिल्म देखने के जो है शौक होगा, मान लीजिए पसंद हो देखने का, तो आप देखेंगे वहां पर बहुत सारी ऐसी जो एंशिएंट थीम पे फिल्म बनती हैं, उन पे आप देखेंगे तो ऐसी चीजें देखने को, ऐसे नाम देखने को मिलते हैं। गेल्ड्रिया हुआ, गेराल्ड हुआ, ठीक है, ये नाम वहां देखने को मिलते हैं। तो इससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, चीजों को जोड़ लेंगे ना तो उससे बहुत जल्दी आसान हो जाता है याद करने में। ठीक है, डचों द्वारा भारत में क्या क्या, देखिए, नील, भारत से नील, शोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था, लेकिन प्रमुख रूप क्या था इनका? प्रमुखतया
मसाला, मसाला, मसाला पर इनका ज्यादा जोर रहता था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई, ध्यान रखिएगा। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री जो थी वो कहां स्थापित की गई? पिपली में स्थापित की गई थी। और शीघ्र पिपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। बालासोर मतलब उड़ीसा, उड़ीसा वाले क्षेत्र। हालांकि उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब एक ही प्रांत में आया करते थे, लेकिन बालासोर डिस्ट्रिक्ट जो है वह आज के उड़ीसा में है, तो वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक, यह मैप है, मैप इसलिए भी जरूरी है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपका बिहार है, ठीक है, ये उड़ीसा है। इस तरह से ये कभी हुआ करता था आपका बंगाल प्रांत। ठीक है, बंगाल प्रांत हुआ करता था एक ऐसा समृद्ध प्रांत जो सब पूरे भारत की जितनी प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों के पास, उन सारी प्रेसिडेंसी से, बंबई हुआ, मद्रास हुआ, बंगाल हुआ, इनमें बंगाल प्रेसिडेंट सबसे अमीर प्रेसिडेंसी थी। और इसके लिए कई युद्ध हुए और कई नवाब यहां पैदा हो गए। बाद में अंग्रेजों ने उस नवाबी को ले लिया, हर चीज को छीन लिया। ठीक है, चले 1653 में अगर बात करें, चिंसुरा के में डचों ने गुस्ताबुल फोर्ट नाम के किले का निर्माण कराया। कभी कभार, हमेशा नहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाते, कभी कभार इस तरह के प्रश्न पूछे, किसी फोर्ट का, किसी किले का नाम पूछ लिया जाता है कि यह किला किस कंपनी के द्वारा या किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, डचों द्वारा जो कोरोमंडल का तट था, ठीक है, कोरोमंडल के तट से सूती वस्त्रों का व्यापार किया जाता था। जो कोरोमंडल का तट होता था आपका, पूर्वी समुद्र तटी की बात कर रहे हैं, कोरोमंडल तट की बात करें तो पूर्वी तट, भारत का पूर्वी तट, पूर्वी तट की बात करें, यहां से क्या होता था? सूती वस्त्रों का व्यापार किया जाता था। यानी कि यहां से सूती वस्त्र लेके निकलते थे और यूरोप के लिए जाते थे। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में, ठीक है, मालाबार यानी कि जो केरल का हिस्सा है, पश्चिमी तट पे अब आ जाइए। ठीक है, मालाबार तटवर्ती प्रदेश की जब बात कर रहे हैं तो पश्चिमी तट, ठीक है, पश्चिमी तट, डच मसालों का व्यापार करते थे, क्योंकि केरल वगैरह क्षेत्र क्या होता था, सॉरी, मसालों के लिए महत्वपूर्ण होता था। इसलिए ये पूछा जा सकता है, सूती वस्त्र का व्यापार किस तटवर्ती क्षेत्र से होता था या किस क्षेत्र से होता था, और मसालों का निर्यात किस क्षेत्र से होता था। अब डचों ने क्या किया, भारत में मसालों की तुलना में कपड़ों के निर्यात पे अधिक बल दिया। ध्यान ले, भारत की बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया वगैरह नहीं, भारत की बात कर रहे हैं। अर्थात भारतीय वस्त्र के निर्यात को वस्तु बनाने वाले डच ही थे। ठीक है, इन्होंने भारतीय वस्त्र के निर्यात को काफी महत्व दिया। डचों ने पुलिकट, जो उनका मुख्यालय था, में स्वर्ण निर्मित सिक्के, स्वर्ण निर्मित सिक्के इन्होंने बनाया, जिसको क्या बोला जाता था? पैगोडा बोला जाता था। तो ये कहा जा सकता है कि डचों के द्वारा चलाए गए सिक्के को क्या बोला जाता था, या फिर डचों के द्वारा बनाया गया सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो उन्हें पैगोडा कहा जाता था। अब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, जब दो शक्तियां करीब आती हैं तो उनमें टकराव की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में अब डच भी व्यापार अपना बढ़ा रहे थे और अंग्रेज भी अपना व्यापार बढ़ा रहे थे, और यह लगभग 18वीं सदी का उत्तरार्ध शुरू हो गया है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध की हम बात करें, 1759 में यहां पर बेदरा नामक स्थान पर डच और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो जाता है। ठीक है, डच और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो जाता है। अंग्रेजों की नौसेना काफी श्रेष्ठ रहती है, ताकतवर रहती है, और इस प्रकार से क्या होता है, यहां पर डचों की हार हो जाती है और भारतीय व्यापार को डच जो है वो खो देते हैं। तो बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया, किसके किसके बीच? डच और अंग्रेज के बीच में, जिसमें क्या होता है कि डचों को भारतीय व्यापार से अलग होना पड़ता है और भारत को खो देते हैं डच। इस प्रकार से अंग्रेजों ने अपने एक प्रतिद्वंदी को हटा दिया। अब इनके पास केवल पुर्तगाली बचे हैं, और बहुत जल्दी ब्रिटिशर्स की राजकुमारी के साथ उनके राजकुमार का विवाह हो जाने की वजह से वह भी एक प्रतिद्वंदिता को इन्होंने हल कर लिया था काफी हद तक। अगला आता है कोलेचल का युद्ध। अब कोलेचल का युद्ध क्या है?
आप इसको ध्यान से देखें तो यह युद्ध त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डचों के बीच कोलेचल नामक स्थान पर लड़ा गया। ठीक है, ठीक है। और यह स्थान है कहां पे? जो आज की कन्याकुमारी है, स्थान 1740 में लड़ा गया, जिसे अगस्त 1741 को मार्तंड वर्मा जीत जाते हैं। यानी कि मार्तंड वर्मा से भी इनकी टसल होती है और इसमें भी वो बुरे मुंह की खाते हैं। तब इन्हें समझ में आ जाता है कि भैया अब यहां से निकलना ही एक आखिरी विकल्प है और निकलने में ही हम सबकी भलाई है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिरकार यह शक्ति जो भारत में आ रही है, इसके आने पर कौन से ऐसे कारण थे, क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इस कंपनी को हताश होकर, निराश होकर भारत से निकलना पड़ता है। ठीक है, ये आपको यह सवाल हर लगभग फ्रांसीसियों के संदर्भ में भी पूछे जाएंगे, ब्रिटिशर्स के संदर्भ में भी पूछे जाएंगे और डचों के संदर्भ में भी तो बन ही रहे हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि इस तरह के सवालों के लिए आप एक अपना शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करें। ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर दें। क्या कारण थे? इसका सरकार से सीधे नियंत्रण में होना पहला कारण। जैसे होता क्या था, अंग्रेज आए। अब अंग्रेज जब आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो यह पूरी तरह से एक निजी कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। तो जब इन्हें निर्णय लेना होता था तो ये निर्णय के लिए किसी का मुंह नहीं ताकते थे कि वो व्यक्ति निर्णय लेगा तब हम जाके आगे काम करेंगे। ये क्विक एक्शन लेते थे। ठीक है, क्विक एक्शन लेते थे। ऐसी परिस्थिति में माफ करें, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि इनके साथ ये जो डिले होता था, ये कोई खबर होती थी, पहले हॉलैंड भेजते थे, नीदरलैंड, वहां फैसले लिए जाते थे। उस खबर को, उस न्यूज को जाने में ही लग गए 1.5 महीने 2 महीने। फिर उसके बाद जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय को इन तक पहुंचने में भी लग गए 1.5 2 महीने 3 महीने। इस हिसाब से लगभग 6 महीने 7 महीने बीत जाते थे। तो इस तरह से जो डिसीजन लेने होते थे उसमें काफी डिले हो जाता था और इसका परिणाम यह होता था कि इन्हें भारत के तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खो देना पड़ा। एक अन्य कारण होता था कंपनी के भ्रष्ट अयोग्य पदाधिकारी कर्मचारी। जैसे आप देखेंगे ब्रिटिशर्स के संदर्भ में देखेंगे वहां देखेंगे कई सुधार किए जाते हैं समय के साथ। उसमें क्या होता है, कर्मचारी भ्रष्ट ना हो, कर्मचारी उपहार न ले, इसलिए उनके वेतन की वृद्धि की जाती है और कर्मचारियों पर बराबर निगरानी कर रखी जाती है। लेकिन यहां नहीं हुआ। यहां क्या हुआ, कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ में लग गए, व्यक्तिगत व्यापार करने में लग गए, कितना ज्यादा से ज्यादा कालाबाजारी किया जा सके, इस चक्कर में बैठ गए और पूरी की पूरी कंपनी भ्रष्ट हो गई। तो यह एक कारण के रूप में इसे समझा जा सकता है। अब आ जाते हैं सबसे बड़े प्लेयर के बारे में बात करने, जो कि पूरे भारत के इतिहास को इसने बदल दिया। ना कि भारत की न बात करते, पूरे विश्व के इतिहास को इसने बदला। मतलब जहां जहां ब्रिटिशर्स रहे, इन्होंने विवाद को एक जन्म दिया, नया विवाद को। अगर आप विश्व का कोई देश उठा के देख लीजिए, कहीं भी अगर कोई विवाद है तो उसकी जड़ में ब्रिटिशर्स हैं, उसकी जड़ में आपको ब्रिटिश जो है कर्मचारी, कंपनी, अधिकारी, शासक देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन इन्होंने अपने सूझबूझ का परिणाम ऐसा दिया, सूझबूझ का ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी वजह से पूरे विश्व में इनका डंका बजता है। ठीक है, इसी का परिणाम यहां हम देखेंगे आगे आज के उसमें ब्रिटिशर्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये जरूरी है। और कहा जाता है ब्रिटिशर्स के बारे में कि इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता। कहा जाता था कि ब्रिटिशर्स का, ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट करके बताइए। इसका तात्पर्य क्या होता है कि ब्रिटिशर्स का सूरज या ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता। जो इसको बता देगा कमेंट करके, मान लूंगा कि हाँ आप लोग अच्छे से मेहनत किए या थोड़ा बहुत पढ़ाई आपने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उस कमेंट का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से कुछ व्यापारियों के समूह ने, पूरब के साथ व्यापार करने के लिए, कि हमें पूरब के साथ व्यापार करना है तो एक कंपनी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आप है, ठीक है, हम 4-5 लोग हो गए। हमने कहा एक काम करते हैं यार, महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, और चल के वहां पर कोई बिजनेस स्टेबल कर दिया जाए। कहे कौन सा बिजनेस? हम कहते देखो बहुत बाबा लोग आ रहे हैं वहां पे, धार्मिक लोग आ रहे हैं, जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं, वो भी रुद्राक्ष खरीदते हैं, जिनको किसी चीज के नहीं वो भी माला पहनते हैं। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग माला वाला के बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति कहता है भैया यार पैसा ज्यादा चाहिए, 2 लाख 3 लाख रुपए मिनिमम चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, 3-4 लोग मिलके कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 3-4 लोगों को इकट्ठा किया। हमने कहा भाई आप तुम इतना पूंजी लगाओ, तुम अपना पूंजी लगाओ, तुम इतना पूंजी लगाओ। सब लोगों ने लगा दिया, कंपनी क्रिएट हो गई। अब क्या हुआ,
इस कंपनी को ये अधिकार दिया, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को हायर करते हैं कि चलो हम तुमको माल देंगे और वहां इलाहाबाद में रहने की जगह देंगे, वहां पर जाओ तुम और अपना व्यापार करो, जो मुनाफा होगा वो बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरब से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई गई और इस कंपनी को नाम क्या दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। इसे इसे क्या नाम दिया गया? इस कंपनी को नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से नाम दिया गया 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, अब जब ये कंपनी बन गई तो भाई वहां पर तो रानी शासिका थी, राजा रानी होते हैं शासक, और सारे प्रमुख निर्णय उनके बिना नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ सरकार द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है तो जो अंतिम अप्रूवल दिया जाता है, निर्णय करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति महोदय के पास है, वहां पर राजा के पास होता है। तो जब ये सारी चीजें हो गई तो ब्रिटेन की उस समय जो महारानी थी, जिन्हें एलिजाबेथ उनका नाम था, उन्होंने एक रॉयल चार्टर यानी कि एक राजकीय आदेश जारी किया इस कंपनी के लिए। ठीक है, इस कंपनी के लिए एक राजकीय आदेश जारी किया जिसे रॉयल चार्टर कहा गया। इसके द्वारा कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया, या कंपनी के साथ व्यापार करने की पूरब के साथ व्यापार करने की छूट दी गई कि जाओ तुम पूरब के साथ व्यापार करो, कोई लफड़ा होता है तो हम देख लेंगे इस बिहाफ पे। ठीक है, अब ऐसी कंपनी बन गई और इन्होंने भारत जैसे एक कमजोर शासकों वाले देश को चुना। कमजोर शासक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस समय तक भारत के शासक काफी कमजोर हो चुके थे। ये उत्तर मुगल कालीन स्थिति है, अब तक मुगल पूरी तरह बिखर चुके हैं, जो बच्चे खुचे भी हो बहुत कमजोर हैं। ठीक है, उनकी क्षमता किसी लायक नहीं है। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार देने का उद्देश्य क्या था? आखिरकार इस कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया? इसके पीछे कारण था। कारण क्या था? कि पूर्वी बाजार से सस्ते माल की खरीदारी में प्रतिस्पर्धा को कम करना। अब मान लीजिए कि आप आए पूरब में और यह एक पेन है, यह पेन बिकाऊ है। ठीक है, यह पेन बिकाऊ है और इस पेन की कीमत अभी है 10 रुपए। ठीक है, और एक कोई व्यक्ति आया खरीदने के लिए, कहा कितने के भैया पेन? हमने कहा भैया 10 रुपए की पेन है। ठीक है, अब 10 रुपए की पेन थे, इतने में पता चला कि दरवाजे पे दो तीन लोग और खड़े हो गए। आए, क्या भैया एक पेन चाहिए? हम कहा भैया पेन तो एक ही है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ खरीदार तो कई आ गए, अब मेरे मन में लालच आ जाएगा। लालच आए क्यों नहीं, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो अब मेरे मन में लालच आ गया। लालच क्या है मेरे मन में? कि भैया इसको खरीदने वाले 10 लोग हैं। ठीक है, तो क्यों ना पेन का दाम बढ़ा दिया जाए, जिसके जेब में पैसा होगा वो खरीद के ले जाएगा, लाभ मेरा होगा। तो मैंने कहा भैया देखो अब इस पेन की कीमत 20 रुपए है। तो अगले व्यक्ति ने कहा अरे भैया थोड़ी देर पहले तो आप 10 रुपए बोले थे। हम कहा हाँ बोला होगा 10 रुपए, लेकिन अब तो 20 रुपए का ही दूंगा, जिसको लेना हो लो। इतने में देखा 10-15 लोग और आ गए। मैंने कहा भैया 200 रुपए पेन की कीमत, 200 रुपए। ठीक है, अब क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा के चक्कर में इस वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अगर यह हो कि भैया देखो कोई अन्य व्यक्ति जा ही नहीं सकता, जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा हो गया, आज भी देखिए कई सारी फिल्में आती हैं, आप देखिए जब टेंडर निकलता है सरकारी टेंडर, तो फलाने व्यक्ति कोई है वो जाके बैठ गए, उसके बाद सबका टेंडर कैंसिल। ठीक, केवल उन्हीं को टेंडर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अन्य व्यक्ति डर के मारे भरते ही नहीं है टेंडर। ठीक है, तो कोई एक व्यक्ति बच्चा, प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, तो वो जितना कह दे कि भैया 20 लाख में हम काम करेंगे, तो ठीक है भैया ले जाओ टेंडर तुम्हारा हुआ। ठीक है, ये हो जाता था। उसी तरह से यहाँ प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए एकाधिकार दिया गया कि अन्य व्यक्ति अगर आएंगे तो ऐसी परिस्थिति में जो माल है, सस्ता माल है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट कहां मिलेगा? इसलिए एकाधिकार दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार बता दें उसके बाद आगे बढ़े। एक बार थम्स अप करें या फिर बता दें कि हाँ सर समझ में आ रहा है, उसके बाद आगे बढ़े। एक बार सब अपनी तरफ से बता दो कमेंट करके। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं।
चले अगला बढ़ते हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्ड बहुत देर में आ रहा है, तो हम बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे जो बातें होंगी बीच में होती रहेंगी, ठीक है। चले, यद्यपि एकाधिकार मात्र ब्रिटिश कंपनियों के लिए मामले में था जो इस उद्देश्य को पूरा करता था, न कि दूसरी यूरोपीय कंपनियों के लिए, और यह केवल इन्हीं के लिए था, ब्रिटिश कंपनी के लिए, और किसी के लिए नहीं था। अब बात आती है कि जब ये लोग आ गए तो जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहली फैक्ट्री इन्होंने कब और कहां स्थापित किया। पहली फैक्ट्री कब और कहां स्थापित किया? तो इस कंपनी ने भारत का जो पश्चिमी तट है, जो आपका गुजरात का हिस्सा है, 1600 ईस्वी में पहली बार गुजरात में एक सूरत नामक स्थान है, आज भी आप लोग जानते होंगे, पश्चिमी तट पर ऐसे सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया गया कि भाई ठीक है, यह स्थान ऐसा है जो हमारे लिए काफी बेहतर है, यहां पे अगर हम फैक्ट्री खोलते हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही सही होगा। तो इन्होंने क्या किया, 1608 में भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री बनाने का निर्णय लिया गया, और एक कैप्टन हॉकिंस था, एक अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, उसने जहांगीर के दरबार में, भाई आप जो है फैक्ट्री खोलने चाहते हो तो आपके जो है पप्पा की जागीर थोड़ी ना है भारत, ठीक है, भारत आपके पप्पा की जागीर तो है नहीं। तो क्या था कि इन्हें इस बात का पता था कि यहां पर कोई शासन कर रहा है, कोई मुगल है, अगर वहां हम जाते हैं उनसे परमिशन लेते हैं तो बाद में हमें यहाँ काफी जो है सहयोग मिल जाएगा। तो उस समय मुगल बादशाह शाहजहां हुआ करता था, तो ये उसके दरबार में जाता है, हालांकि उसके पास काफी समय तक रुकता है ये, और जहांगीर के द्वारा आप देखेंगे इसे इंग्लिश खान वगैरह की उपाधि वगैरह दी जाती है, ये प्रसन्न होता है काफी, और उसके बाद ये आज्ञा दे देता है कि ठीक है भैया, जाओ तुम्हें फैक्ट्री वगैरह बनाना है अपना बना लो। एक शाही फरमान के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पश्चिमी तट पर अनेक स्थानों पर फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई, और वो इससे इतना प्रसन्न हो गया कि कहा ठीक है यार, जाओ एक क्या खोलोगे, दो चार खोल लो, ठीक है। ये लोग ऐसे ही होते थे, ठीक है। इन्हें थोड़ी सी प्रसन्नता क्या हो गई, और कुछ लोलुप लालच भी देते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, अंग्रेज थे, अब आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो, ठीक है, तमाम तरह के अंग्रेज थे, वो हर हथकंडे अपनाते थे, तो इन लोगों के हथकंडे सारे वो जानते थे, तो इन लोगों को और प्रकार के लालच दिए कि ठीक है भाई, हमें दे दो परमिशन। तो जब लालच थोड़ा सा और अच्छे प्रकार का हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया, तुरंत जो है परमिशन दे डाला कि चलो भैया जाओ खोलो। परमिशन दे दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री, चलो ये ठीक है, पश्चिम में तो स्थापित कर लिया, लेकिन दक्षिण में अपनी जो पहली फैक्ट्री इन्होंने बनाया वो 1611 में मसूलीपट्टनम में बनाया, ठीक है। किंतु यह सबसे बड़ी बात, उनकी गतिविधियों का जो केंद्र रहा, इन्होंने वहां बना तो लिया, लेकिन जो इनकी गतिविधियों का केंद्र रहा वो मद्रास बना रहा, ठीक है, जो चेन्नई है आजकल का, ठीक है। 1611 में बनाया, गतिविधियों का केंद्र क्या था, मद्रास हो गया, जिसका पट्टा वहां के स्थानीय राजा ने उन्हें प्रदान किया था, और इसका पट्टा वहां के स्थानीय राजा से इन्होंने प्राप्त कर लिया था कि भाई ठीक है, हम यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करेंगे। अब भाई आप सोचो, अगर ये शाहजहां को दे सकते हैं ब्राइबरी, अगर ये शाहजहां को खरीद सकते हैं, उसको लालच लोभ दे सकते हैं, तो स्थानीय राजाओं की क्या क्षमता है, जाहिर सी बात है उन्हें भी बड़े आसानी से दे लेंगे, और किया भी इन लोगों ने वही, ठीक। राजा ने उस स्थान की किलेबंदी करने, ठीक है, उस स्थान की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने, सिक्के ढालने आदि की अनुमति इस शर्त पर दी, ध्यान रखना, वो इतना भी मूर्ख नहीं था, क्योंकि उस समय जो राज्य के आय का एक बड़ा हिस्सा होता था वह क्या होता था, वह चुंगी से प्राप्त होता था और टैक्स से प्राप्त होता था, जो व्यापार किया जाता था। तो बंदरगाह से जो प्राप्त चुंगी थी, कहा गया इस राजा के द्वारा कि ठीक है, आप किलेबंदी करो, प्रशासन चलाओ, सिक्के ढालो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या कहें, क्या कहें, जो बंदरगाह से आपको चुंगी मिलेगी ना, उसका आधा हिस्सा चुपचाप ले आके दे देना हमें, ठीक है, आधा हिस्सा ले आके हमें दे देना। क्योंकि मूर्ख थे, इन्हें दूरदर्शिता नहीं थी इनके अंदर, इन्हें ये हमेशा अपने कदमों के नीचे देखते थे, मतलब इन्हें इससे मतलब होता था कि हमारा राजकोष भरा रहे, हमारे अय्यासी चलती रहे, हमारे युद्ध चलते रहे, ठीक है। बाकी इन्हें देश के भविष्य या राज्य के भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती थी।
तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम दे देंगे। अब क्या हुआ, इसी स्थान पर अपनी फैक्ट्री के आसपास अंग्रेजों ने एक किला बनवाया और इसका नाम क्या रखा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने उसका नाम रखा। तो आपसे पूछा जा सकता है फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां बनाया गया था। ठीक है, 1615 की अगर बात करें, घटनाक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आ जाते हैं 1615 में। तो एक अंग्रेजों का राजदूत रहता है टॉमस रो, इसे टॉमस रो कहा जाता है। टॉमस रो मुगल बादशाह से साम्राज्य के सभी भागों में, मतलब वो चाहता था कि अभी हम सूरत में करते हैं, मद्रास में कर रहे हैं, तो चाहता था कि साम्राज्य के सभी भागों में हम व्यापार कर सकें और वहां पर फैक्ट्री खोल सकें। इसके लिए वो अधिकार लेने गया, मांगने कि भैया काम करो, ऐसा कर दो कि हम साम्राज्य के किसी भी हिस्से में चाहे फोर्ट बनाना चाहे, चाहे व्यापार करना चाहे, हमें अधिकार मिल जाए। तो क्या किया कि गया उसने और राजा को मनाया चुनाया जैसे भी थी और उसको अधिकार मिल गया। एक शाही फरमान जारी कर दिया गया कि ठीक है, आप पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, कंपनी खोल सकते हो, फैक्ट्री खोल सकते हो और किलेबंदी भी कर सकते हो। ये सारी चीजें मिल गई उसे। ये तो 1615 तक के घटनाक्रम की बात हुई। अब देखते हैं कि जब ये शाही फरमान मिल गया तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अब ये फैलना शुरू कर दी। जैसे होता है ना कि इसे मिट्टी मिल गई, अब ये जड़ फैलाना शुरू कर दी। और उसके बाद इसकी अब आप देखेंगे बरगद की तरह जितने भी उसके जो है वो बर निकलते हैं उतने पेड़ बन जाते हैं। अब यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करने वाली है। अब ये अपने विस्तार पर जोर देगी क्योंकि इसकी स्थापना कायदे से हो चुकी है अच्छे तरीके से। 1623 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ध्यान रखिएगा तिथि क्रम पर थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि जानते हैं मॉडर्न इंडिया में तिथियों का बड़ा महत्व है, मिलान करने को दे दिया जाता है। या जब आप किसी घटनाक्रम का जिक्र कर रहे होते हैं, खासकर जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, तो मेंस आंसर राइटिंग में इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि तिथि क्रम आपको सही देना पड़ता है। ठीक है, तिथि क्रम का उल्लेख करना आवश्यक है। 1623 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। ठीक है, यहां फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। आरंभ में कंपनी ने व्यापार, कूटनीति के साथ साथ युद्धों का सहारा लेने और जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित की थी उन पर अधिकार करने का भी प्रयास किया। ये सारे कंपनी के प्रारंभिक कार्य थे, इनके प्रारंभिक जो लक्षण थे वे इस तरह से देखने को मिले। अब आगे देखते हैं क्या होता है कि दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में अगर हमने पुर्तगीजों की बात की थी, आपने देखा था पुर्तगीज के बारे में, दक्षिण भारत में मुगलों का प्रभाव अधिक नहीं था। ठीक है, दक्षिण भारत में जो स्थानीय राजा होते थे, क्योंकि मुगल जाते थे अटैक करके चले जाते थे। कुछ प्राकृतिक संरचना ऐसी थी दक्षिण भारत की, जैसे विंध्य का क्षेत्र हो गया, नर्मदा ताप्ती नदियां हो गई, इसकी वजह से दिल्ली में जो शासन करता हुआ राज्य होता था वह बड़े आसानी के साथ वहां अभियान पर नहीं जाता था, उसे समस्या होती थी। इसलिए उसने क्या किया कि वहां पर ज्यादातर क्या करते थे, या तो अपने किसी गवर्नर को बैठा देते थे या किसी व्यक्ति को शासन करने के लिए अधिकृत कर देते थे। कुल मिला के वहां पर इन्हें ज्यादा चुनौतियां नहीं मिली। तो क्या किया इन लोगों ने, कहा कि दक्षिण में कोई शक्तिशाली राज्य नहीं है, तो चलिए दक्षिण में हम अपना विस्तार करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कब, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई द्वीप का, बंबई का द्वीप प्राप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई द्वीप प्राप्त किया। ये 1668 की बात है, ध्यान रखिएगा, जिसने 1687 में अपने मुख्यालय के रूप में स्थापित किया। और यही द्वीप था जिसको पुर्तगाली राजकुमारी से ब्रिटिश राजकुमार का विवाह होने की वजह से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। और इसका 10 रुपए वार्षिक, 10 पाउंड वार्षिक के ब्याज, मतलब ब्याज पर लगभग दिया गया था। ठीक है, आप सोचिए। ठीक है, इस प्रकार बंबई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हो गया। अब बंबई अगर आप ध्यान से देखें तो भारत के पश्चिमी तट पर है। पश्चिमी तट पे होने के नाते वह एक बहुत ही सुंदर बंदरगाह की स्थिति बनाता है। वहां से अंग्रेजों को, एक तो छोटा सा द्वीप था, बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं थी और मुख्य हिस्से से कटा हुआ था लगभग, इसलिए उनको यह मौका मिलता था कि बड़े आसानी के साथ वहां वो अपना व्यापार कर सके और उसकी किलेबंदी कर सकें और उसके सुरक्षा के लिए भी बात कर सकें। ठीक है, उसके अलावा बात करें अगर आगे की,
तो पश्चिमी तट पर अब कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान अब बंबई ने ले लिया। ठीक है, सूरत का स्थान अब बंबई ने ले लिया। पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कैसे हुआ, क्या हुआ, अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पूर्वी भारत के संदर्भ में। तो बात करें अगर पूर्वी भारत में कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों में से एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में की। पूर्वी भारत की बात क्यों की, देखिए उड़ीसा एक ऐसी जगह होती है जहां जब कंपनी स्थापित हो जाती है तो उसे एक तरह से बंगाल का एक पूरा एक्सेस मिलने वाला है फ्यूचर में। देखिए ये जो ब्रिटिशर्स थे इनकी सबसे खास बात क्या थी, ब्रिटिशर्स कभी भी ये नहीं सोचते थे, ब्रिटिशर्स कभी ये नहीं सोचते थे कि हम आज 2 साल 4 साल की योजना बना रहे हैं। ब्रिटिशर्स हमेशा एक लंबे समय की प्लानिंग करते थे। उन्हें यह पता होता था कि अगर हम इस क्षेत्र को कब्जा कर रहे हैं, चाहे छोटा ही क्षेत्र होता था, उन्हें पता होता था कि अगर हम इस क्षेत्र में कब्जा कर रहे हैं तो हमें आने वाले 20 सालों में इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा चाहिए। पहले से योजनाएं बना लेते थे, पहले से उन्हें इस बात का भान होता था कि हमें क्या करना है। और यही कार्य कंपनी करते करते भारत में एक कंपनी क्या बन गई, एक शासक बन गई। कंपनी यहाँ के राज्यों को, यहाँ के राजाओं को एकदम नल्ला बना दिया। ठीक है, यहाँ के राजाओं को अपने अधीन बना लिया, यहीं के लोगों को गुलाम बना लिया। ठीक है, ये इसकी दूरदर्शिता का परिणाम है। तो इसने क्या किया, 1633 इसने क्या किया, उड़ीसा में एक कंपनी खोल दिया, एक जो है फैक्ट्री इसने खोला उड़ीसा में। 1651 में कंपनी को बंगाल हुगली नगर में व्यापार की आज्ञा मिल गई। अब देखिए 33 में इसने क्या किया, 33 में उड़ीसा में। अब देखिए 1651 में क्या किया, 1651 में हुगली नगर में व्यापार की आज्ञा मिल गई। अब हुगली का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल बंगाल की नाक। आप देखेंगे पुर्तगीज भी इसी हुगली का लूटपाट के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और इसी हुगली को उन्होंने ले लिया व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब कंपनी क्या करती थी, अब देखिए ध्यान से एक एक स्टेप देखिए इनका। ठीक है, सीखने के लिए आपको इनसे बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप इनका ध्यान से देखिए क्या चीजें देख रहे हैं। आप देखिए कह रहे हैं कि कंपनी अब पटना, बालासोर, ढाका, बंगाल, बिहार के दूसरे स्थानों पर भी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। ठीक है ना, कमाल की बात, सीखने के लिए है बहुत चीजें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बड़े आसानी के साथ कि यहां पर अगर देखें आप तो ठीक है, तो अब कंपनी ने शीघ्र ही पटना, बालासोर, ढाका, बंगाल, बिहार के दूसरे स्थानों पर भी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। तो ये इनकी दूरदर्शिता का एक उदाहरण है जो बताता है कि कंपनी क्या चाहती थी। ठीक है, आप भी देखिए फ्यूचर में एक चीज ध्यान रखिए आप सब लोग, कभी भी जीवन में कोई योजना बना रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो कभी भी ये सोच के मत करिए कि आज हो जाए कल देखा जाएगा। ठीक है, एक अच्छी खासी योजना बना के चलिए कि हमें, हाँ ठीक है, हमें ऐसे मेहनत करनी है और उसके बाद यह सिलेक्शन लेना है, हमें इतने सालों बाद ये करना है, इतने सालों बाद इस तरह। तो कुल मिला के एक प्रॉपर जब तक योजना नहीं बनाएंगे ना, तब तक जीवन आसानी से नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो अंग्रेजों की योजना थी ये क्या बता रही, ये एक दूरदर्शिता दिखा रही। ठीक है, ये एक दूरदर्शिता दिखा रही है। कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, जैसा मैंने पहले बताया आपको। अब क्या हुआ, कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी थी कि भाई हम इतना भी, हम ऐसे कर ले, हम वैसे कर ले, हम इतना कर ले। ठीक है, अब इस चक्कर में क्या हुआ, आप देखें कि वह बंगाल में स्वतंत्र बस्ती स्थापित करने की योजना बनाने लगी। इन्हें लगा कि भाई हमारे पास इतना धन हो गया, हमारे पास इतना क्षेत्र हो गया, तो अभी नवाब कहाँ के हैं, ठीक है, किस खेत के मूली हैं, और हम इनकी क्यों सुने। हमारे पास एक मजबूत सेना है, हमारे पास एक जो है अच्छा खासा धन का स्रोत है, तो हम इनसे क्यों डरे और इनका क्या करें। ठीक है, तो अब क्या कर रहे थे, अब वे अपने आप को राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित करने की ताक में आ गए। उन्हें लगा कि अब क्यों ना हम अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लें। तो क्या किया, अब वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करके मुगलों को मजबूर कर व्यापार में मनमानी छूट प्राप्त करना चाहते थे।
ये चाहते थे कि भैया एक काम करो, अब देखो, अब व्यापार तो ऐसे होगा जैसे हम चाहेंगे, ठीक है। अभी तक क्या था, मुगलों के सामने जा झुकते थे, हाँ भैया बताइए, ठीक है। मुगल कहते तुम्हें इतने में करना है व्यापार और इतने में ही करोगे, हाँ सर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम नवाब हो तो अपने घर के हो, ठीक है, हम अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से व्यापार करेंगे, ठीक है, जो हमें ठीक लगेगा, ठीक है। उस तरह की वाली डायलॉग लोग इस्तेमाल करने लगे। अब क्या हुआ, 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को नष्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हुगली को नष्ट कर दिया और मुगल साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कब, 1686 में। हालांकि ये कम आंक गए मुगलों को समझ नहीं पाए, इनको लगा कि बड़े आसानी के साथ हम जो है यहां पर मुगलों को डिफीट कर देंगे। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा, अंग्रेज बुरी तरह हार गए। अब क्या हुआ, ये भाग के पास में एक फुल्टा द्वीप था, वहां जाके शरण ले लिए, ठीक है, कि भैया जान बची तो लाखों पाए। तो गंगा के मुहाने के एक द्वीप पर ये शरण लेने के लिए बाध्य हुए। जब ये हार गए, इन्होंने सोचा ये वही हाल है, जैसे कहानी है छोटी सी बता दूं। क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और जो है आचार्य चाणक्य जो थे, ये घनानंद के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे कि घनानंद को कैसे हराया जाए, सारी चीजों का योजना बना चुके थे लगभग। उसके बाद इन्होंने थोड़े बहुत कुछ लोगों से सहयोग लेकर अटैक कर दिया धनानंद पे। लेकिन धनानंद के पास उस समय की सबसे बड़ी सेना होती थी और उस सेना का स्ट्रक्चर काफी अच्छा था और इनके पास गिने चुने कुछ विश्वास पात्र व्यक्ति थे। अब ऐसी परिस्थिति में अटैक तो कर देते हैं लेकिन बुरी तरह मुंह की खाते हैं। उसके बाद धनानंद और चाणक्य, माफ करें, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों भाग के जाते हैं बाहर के क्षेत्रों, पश्चिमोत्तर प्रांत में, जहां धनानंद की पकड़ न हो। ये पहुंचते हैं तो वहां ये कहीं छुपे हुए थे, तो एक बुढ़िया की झोपड़ी थी, वहां गए, भूख लगी थी खाना खाने के लिए। तो उस समय की चीजें ऐसी होती थी, तो भेष बदले हुए थे, पहुंचे वहां खाना खाने। तो बुढ़िया अपने बेटे को खाना दे रही थी, उसने रोटी दिया, तो रोटी दिया तो बच्चा रोटी तोड़ने लगा, बीच से हाथ डाल के तोड़ने लगा तो जल गया। तो बुढ़िया समझाने लगी, बुढ़िया ने कहा कि बेटा, अगर रोटी को खानी है तो किनारे किनारे से तोड़ के खाओ, बीच से खाओगे तो जल जाओगे, ठीक है। आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जो तात्कालिक समय के महान कूटनीतिज्ञ, साथ ही साथ तात्कालिक समय के प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे। उनकी समझ में चीजें आई कि भाई ये बातें जो बुढ़िया ने कहा अपने बच्चे के लिए हम पर भी लागू होती हैं। हम डायरेक्ट धनानंद पे अटैक करने से बेहतर है कि हम धनानंद को धीरे धीरे तोड़ें, हम धनानंद को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करें। और इसी बात को दीदार करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में वो जाते हैं और फिर अपनी छोटी छोटी योजनाएं बनाते हैं। यहां अंग्रेजों ने वही मूर्खता कर दी। अंग्रेजों ने क्या मूर्खता कर दी कि सीधे इन्होंने मुगलों पर अटैक कर दिया। लेकिन अगर यही वो अटैक धीरे धीरे करते, जो कि बाद में इन्होंने किया, बाद में फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया इन्होंने, और उसके बाद इस तरह से ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक। अब यहां देखिए आप, युद्ध का परिणाम क्या हुआ। अंग्रेजों की सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में स्थित फैक्ट्रियों पर बादशाह का अधिकार हो गया और बंबई के उनके किले पर भी बादशाह का अधिकार हो जाता है। ये दोनों चीजें देखने को अब अंग्रेजों को भुगतनी पड़ी, क्योंकि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। 1698 में कंपनी ने सूतानाती, कलिकट, गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली। अब क्या हुआ, इस दौरान मुगल धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, माफी उफी मांगे गए, उपहार वगैरह दिया कि भाई अब गलती हमसे दोबारा ऐसी नहीं होगी, एक बार तो हमसे गलती हो गई है, एक बार हमें माफ कर दिया जाए। तो बादशाह तो होते ही थे ऐसे, ठीक है, और इनको मनाने का थोड़ा सा कैजुअल तरीका भी होता था, तो मान गए। और मानने के बाद इन्होंने क्या किया, इसकी जमींदारी इन्हें दे दी, किसकी, सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर, इन तीन की प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। यही बाद में डेवलप होकर कलकत्ता बना कल, ठीक है, आगे चल के कलकत्ता बनता है, यही तीनों डेवलप होके। यहां पर अपनी फैक्ट्री के आसपास फोर्ट विलियम नामक किला बनाया, ठीक है। अब अंग्रेज समझ गए थे कि भाई अब ये चीजें इस तरह से होनी चाहिए कि पहले जैसी गलती दोबारा न हो। और अंग्रेजों के संदर्भ में एक बातें आप देखेंगे, आगे इतिहास और रोचक होने वाला है। आगे इतिहास में तमाम प्रकार की कहानियां जोड़ेंगी आपको, कई युद्ध जोड़ेंगे आपको, कई संधियां जोड़ेंगी आपको। तो उसमें आप देखेंगे
कि फोर्ट विलियम नामक जो किला इन्होंने बनवाया, साथ ही साथ इन्होंने एक गलती को दोबारा नहीं किया। अंग्रेजों ने कुछ गलतियां की, लेकिन वे गलतियां रिपीटेड नहीं थी, या वे गलतियां पुरानी गलतियां नहीं थी। तो जीवन में हम सबको भी सीखना चाहिए। एक गलती हो जाए तो हमेशा उससे हमें सीख लेते हुए शानदार तरीके से काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उस सीख को अपनाए ही न जीवन में, और जो भी गलती बार बार, जो गलती पिछली बार किए वही बार बार हम लोग करते रहें। ठीक, तो ये अंग्रेजों से सीखने लायक कुछ चीज मिल सकती है। चले, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब से एक फरमान भी जारी करवा लिया। औरंगजेब से, ठीक है। औरंगजेब आखिरी मजबूत सूझबूझ वाला बादशाह था, आखिरी। उसके बाद जितने आए उन्होंने मुगल साम्राज्य का बेड़ा गर्क ही किया, उसके अलावा कुछ नहीं। वह बिना शुल्क व्यापार करके, बिना शुल्क व्यापार कर सके, यद्यपि कंपनी के अधिकारियों ने इसका व्यापक दुरुपयोग किया। कंपनी को दे तो दिया फरमान, ठीक है, लेकिन कंपनी के व्यापारी क्या किए, उस फरमान को अन्य लोगों को भी जारी करना शुरू कर दिए। इस तरह उसका इन्होंने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। बात आती है 1717 की। औरंगजेब की इस समय मृत्यु हो चुकी है। कंपनी ने सम्राट फर्रुखसियर, ठीक है, सम्राट फर्रुखसियर जो उस समय रहता है, उससे एक फरमान प्राप्त किया, जिसमें 1691 में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकार को दोबारा मान्यता मिल गई। मतलब जो 1691 में एक इन्हें फरमान मिला था, उसको इन्होंने रिन्यू करा लिया, ठीक है, उसका इन्होंने रिन्यूअल करा लिया, और गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब इनके इस क्षेत्र में जो बंगाल था, दक्षिण का हिस्सा था दक्कन का, उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इसे गुजरात वाले हिस्से को भी इन्होंने उसमें शामिल करवा लिया। बात है 12 अगस्त 1765 की। मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप, दीवान बना डाला। एक व्यापारिक कंपनी जो व्यापार करने आई थी, वह आज एक दीवान के पद पर तैनात हो गई है। अब दीवान के पद पर तैनात होने का मतलब वहां के राजस्व वसूली का काम इनके हाथ में आ चुका था। और किसी राज्य के लिए जो राजस्व होता है, जो अर्थ होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको प्रशासन बेहतर ढंग से चलाना है, तो आपको राजस्व पर एक आधिकारिक नियंत्रण, एक तगड़ा नियंत्रण आपको बनाए रखना पड़ेगा। 18वीं सदी के पूर्वार्ध की अगर बात करें तो बंगाल में मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां जैसे शक्तिशाली नवाबों के चलते कंपनी को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था, ठीक है। कंपनी वहां नवाब के जमींदार होके रह गई थी। क्यों? क्योंकि ये नवाब क्या किए, इन नवाबों में देखा कि कंपनी विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, तो इन्होंने कंपनी पर थोड़े से कठोर प्रतिबंध लागू किए, कुछ नियमों को लागू किया इन्होंने। तो समय के साथ क्या हुआ, कंपनी भी मजबूत हो रही थी। कंपनी ने देखा कि काम करते हैं कि भाई जो नवाब हमारे लाभ का नहीं है उनको हटाओ, किनारे करो, ठीक है, तुम भाई किनारे चलो, जो हमारे लाभ के हम कठपुतली बैठाएंगे ले आके, ठीक है। हालांकि इसमें भी कई प्रकार के आप देखेंगे, आगे कई युद्ध होते हैं, ठीक है, चाहे वो 65 का युद्ध हो, चाहे वो जो है, चाहे वो 57 का युद्ध हो, चाहे वो 65 का युद्ध हो, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 1740 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक सत्ता स्थापित करने हेतु बल मिला, ठीक है। कब? 1740 की बात कर रहे हैं। अब तक मुगल सत्ता लाल किले से पालम तक सिमट के रह गई थी, ठीक है। और इस समय राजनीतिक सत्ता के रूप में अपना को स्थापित करना बहुत आसान हो चुका था, क्योंकि मुगल साम्राज्य भरभरा रहा था। एक तरह से रेत का महल सा बन चुका था मुगल साम्राज्य, जो कभी भी किसी भी आखिरी हवा के झोंके के साथ समाप्त होने वाला था। ये अंग्रेजों ने अंदाजा लगा लिया था। तो ये तो रहा स्थिति इस समय की उत्तर की। अब देखते थोड़ा दक्षिण भारत में क्या परिस्थितियां बनी हुई थी, दक्षिण भारत की क्या सिचुएशन थी। पूर्वी एवं पश्चिमी भारत में विदेशी घुसपैठ की अधिक संभावना नहीं थी। कहां? पूर्वी और पश्चिमी भारत में, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूर्वी भारत में अलीवर्दी खां उस समय एक सशक्त नवाब था, अलीवर्दी का शासन कर रहा था। और पश्चिम में उस समय मराठों का वर्चस्व था। जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि मराठे मुगलों के जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, उसको भरने के लिए तैयार थे, और उसको भरना भी चाह रहे थे, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। और उसके बाद कहा जाए
तो वे पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ठीक, इस समय दक्षिण भारत में विदेशी शक्तियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही। क्यों? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता कमजोर हो गई थी। ठीक है, मुगल सत्ता कमजोर हो गई। 1784 में निजामुल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु हो जाती है। और निजामुल मुल्क एक ऐसा गवर्नर था जिसको जानबूझ के, जो दिल्ली के औरंगजेब के बाद बादशाह पैदा हुए, उन लोगों ने क्या, वो डरते थे उससे। ठीक है, क्योंकि वह इतना ताकतवर था कि वह कूटनीतिक रूप से भी और शक्ति में भी काफी सशक्त था। तो उसे विकल्प दिया गया, या तो आप जाके वहां के वहां के गवर्नर बन जाइए, या फिर आप हज पर चले जाइए। ठीक है, तो उसने जाके दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य के स्थापित करने का ज्यादा उसे बेहतर विकल्प लगा। तो वो चला जाता है, और यहाँ पे निजामुल मुल्क आसफ जाह जो है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दक्षिण में भी एक अच्छा खासा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वहां पर कोई प्रतिरोध करने के लिए नहीं रह जाता। तो ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों के लिए एक वहां अवसर दिखा, और अंग्रेजों ने उस अवसर को अच्छा भुनाया। अंग्रेजों से बेहतर अवसर को भुनाने वाला शायद ही कोई विदेशी भारत में आया रहा होगा। कर्नाटक में भी अस्थिरता का समय था। कर्नाटक में गद्दी के लिए चंदा साहब और नवाब अनवरुद्दीन परस्पर संघर्ष जारी था। अब देखिए, ये जो खेल शुरू हुआ है गद्दी का, इस खेल में दो प्लेयर एंट्री लेंगे, एक ब्रिटिशर्स और एक फ्रांसीसी। दोनों एंट्री लेंगे और दोनों इसमें घमासान करेंगे। हालांकि इनके घमासान के पीछे अन्य तत्व भी जिम्मेदार रहेंगे, लेकिन ये जो आंतरिक राजनीति में इनका हस्तक्षेप हुआ, यह बड़ा मायने रखता है। ठीक है, अतः इन परिस्थितियों में विदेशी शक्तियों को अपना राजनीतिक प्रभाव विस्तृत करने, दक्षिण के निकट भारतीय राज्यों के मामले पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली। जब आप अपने घर में ही फूट देखते हो, जब आप आंतरिक रूप से कमजोर हो स्वयं, तो बाहरी शक्ति आपका पूरा इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगी। यह बहुत एक सामान्य घटना है। 17वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली एवं डच प्रतिद्वंदियों को तो समाप्त कर दिया था, किंतु फ्रांस अब भी अंग्रेजों का प्रमुख प्रतिद्वंदी बना हुआ था। ठीक है, फ्रांस अब भी प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में बना हुआ था। 1744 से 1763, 1744 से लेकर 1763 तक जो है, लगभग 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार संपत्ति क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य निरंतर युद्ध होते रहे। ठीक है, ये चीजें बड़ा महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां आप देखेंगे, जो कर्नाटक युद्ध होता है, कर्नाटक युद्ध में दो चीजें जिम्मेदार रहती हैं। एक तो यहाँ के स्थानीय तत्व तो रहते ही हैं, साथ ही साथ जब भी ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में लड़ते थे, तो उसका प्रभाव सीधे सीधे भारत में भी देखने को मिलता था। ये चीजें यहां देखने को आपको मिलेंगी। तो ये तो रहा। हालांकि आगे हम इसके बारे में अभी बात करेंगे, जब फ्रांस आएंगे तो फ्रांस कर्नाटक युद्ध देखेंगे। अभी अंग्रेजों के बारे में बाकी तो इतिहास ही पड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं डेनिस के बारे में। अंग्रेजों के पश्चात 1616 में यही क्रम है, ध्यान रखिएगा, ये क्रम याद रखिएगा, किसके बाद कौन आया, ये क्रम बड़ा जरूरी है। ठीक है, 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। डेनिस कंपनी 1620 में तंजौर के निकट त्रावणकोर में अपना प्रथम फैक्ट्री ये स्थापित करती है। कौन? डेनिस ने। 1643 से 1669 के मध्य में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, तिथि याद रखिएगा कब से कब तक, कंपनी का नाम, किस स्थान पर पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियां थी भारत में, वो लगभग नगण्य थी, यानी कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। 1670 में डेनिस इंडिया कंपनी की पुनर्स्थापना की गई और 1729 में इसे भंग कर दी गई, यानी कि लगभग उस समय इनकी समाप्ति का दौर था। डेनिसों ने 1676 में बंगाल के श्रीरामपुर नामक स्थान पर अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। डेनिसों ने 1745 में सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया और भारत छोड़ के बुरिया बिस्तर बांध के चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ, हमारे लिए कुछ खास मिलने वाला नहीं है। फ्रेंच की बात करते हैं, अब आ जाइए। चूंकि सबसे महत्वपूर्ण सेकंड प्लेयर ब्रिटिशर्स थे, हालांकि पुर्तगालियों को भी मान सकते हैं, शुरुआत उन्होंने ही किया था, तो कहा जाए तो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर अगर था कोई तो फ्रेंच थे। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां, इसके मंत्री एक कालवर्ट था। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की इसने स्थापना की। ठीक है, तो पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया। ठीक है, और इसे नाम क्या दिया गया?
कंपनी देश इंडस ओरिएंटलेस, ओरिएंटलेस, ठीक, कंपनी देश इंडस ओरिएंटलेस इसको नाम दिया गया। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल भारत आया, जिसने दिसंबर 1668 में सूरत में सबसे पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की, ठीक है। और 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना किया। आपसे दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं, स्थापना कब हुआ, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ठीक है। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 में पांडिचेरी को छीन लिया, किंतु 1697 में रिजविक की संधि के पश्चात, ठीक है, रिजविक की संधि के पश्चात पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिजविक की संधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह प्रश्न आपके एमसीक्यू में आ सकता है। पांडिचेरी के कारखाने में ही एक जो मार्टिन था उसने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया, फोर्ट लुई जो किला था उसका निर्माण करवाया गया। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार स्थित माहे तथा 1739 में करिकल पर अधिकार कर लिया। और आप देखेंगे अभी पांडिचेरी को देखेंगे तो 3 राज्यों में विस्तारित है, तो ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे आपको। 1742 के पश्चात फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के दिशा में सक्रिय हो गए। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, यही स्थिति आई। इन्होंने देखा कि अंग्रेज अपने आप को यहां पर एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तो फिर हमें करने में क्या दिक्कत है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये सरकारी कंपनी थे। लास्ट में आप देखेंगे कि इनको भी यही नुकसान हुआ जो डचों को हुआ था, ठीक है। अब परिणाम क्या हुआ कि जब एक और प्लेयर आ गया तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध अवश्यंभावी हो गया, जो मैंने पहले ही बता रखा था आपको। इस चक्कर में 3 युद्ध होते हैं, ठीक है। उनमें आगे हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देते हैं संघर्ष को, फ्रांसीसी अंग्रेजों के मध्य संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इनके बीच जो युद्ध होते हैं उनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। लगभग 20 वर्षों तक चले इस संघर्ष में भारत में फ्रांसीसी शक्ति अंतिम रूप से क्षीण हो जाती है, ठीक। इनकी कुछ अपनी कमियां थी जिसकी वजह से अंग्रेज तो फले फूले, अंग्रेज आगे बढ़े, लेकिन इस टकराहट की स्थिति में आप देखोगे तो ज्यादातर जो है ये समाप्त हो जाते हैं। यहां पर आप देखोगे कि फ्रांसीसी शक्ति लगभग क्षीण हो जाती है, ठीक। अब देखते हैं कर्नाटक प्रथम युद्ध की बात करते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 तक की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे प्रथम युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया, ठीक है। प्रथम युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। यह युद्ध यूरोप में हुए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से ये प्रभावित है, यानी कि वहां पर एक युद्ध चल रहा था और बताया था आपको ना, यूरोप में युद्ध होता था, कोई बात होती थी, उसका प्रभाव भारत में दिखता था। तो यह कारण पूछा जा सकता है कि कर्नाटक युद्ध का कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके अलावा 1748 में एक्सला सापेल या एक्सला चैपल, कहीं कहीं शापेल मिलता है, चैपल मिलता है, संधि के द्वारा जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तो इसके फलस्वरूप कर्नाटक के युद्ध का भी समाप्त हो गया। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, अब जब इस संधि तो हो गई, युद्ध समाप्त हो गया, इसका परिणाम क्या निकला, फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस लौटा दिया, ठीक है। इन्होंने मद्रास पे कब्जा कर लिया था। आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको। बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे फ्रांसीसी। आप देखेंगे तो एक तरह से एक समय ऐसा लग रहा था कि हो सकता है अंग्रेजों का भविष्य खत्म हो जाए भारत से, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं और ये स्थिति आती है कि फ्रांसीसी ही समाप्त हो जाते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर बात करें 1749 से 54 तक के बारे में अगर हम बात करें तो देखेंगे दक्कन के निजाम आसफ जाह की 1748 में मृत्यु हो गई, ठीक है। दक्कन के जो वो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है कि उनके पुत्र नासिर जंग और भतीजा मुजफ्फर जंग के बीच में गद्दी को लेके, थ्रोन को लेके जंग छिड़ जाती है। इसके लिए लड़ाई प्रारंभ हो जाती है।
अब क्या होता है, कर्नाटक के नवाब जो अनवरुद्दीन रहते हैं, उनके एक बहनोई रहते हैं चंदा साहब, उनके मध्य भी विवाद प्रारंभ हो गया। ठीक है, आप यहां देखते जाइए क्या खेल क्रिएट हो रहा है। ये दो पक्ष बन जाते हैं, दो भारतीय पक्ष ही हैं। ठीक है, दो भारतीय पक्षी हैं। अब इसमें क्या होता है, डुप्ले ने फायदा उठाया और उसने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से इस बात पर गुप्त समझौता कर लिया कि उनको अपनी सैन्य सहायता देगा, कि ठीक है हम आपको सैन्य सहायता देंगे। लेकिन इसने बहुत शानदार गेम खेला। ठीक है, 1749 में तीनों सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। अब एक प्लेयर गायब हो गया। ठीक है, अनवरुद्दीन का केस था, में अनवरुद्दीन इस समय से बाहर निकल जाए, जो कर्नाटक के नवाब। उसका बेटा मोहम्मद अली त्रिपुरा पल्ली भाग गया। ठीक है, शेष कर्नाटक चंदा साहब के अधिकार में आ गया। अब चंदा साहब इसके वो बन गए। अब जब युद्ध हो गया तो चंदा साहब प्रसन्न हो गए कि भाई हमें हमारा थ्रोन मिल गया, गद्दी मिल गया। तो इन्होंने क्या किया, पुरस्कार के स्वरूप में पांडिचेरी के निकट 80 गांव थे, वो पहुंचे उठा के फ्रांसीसी को दे दिए। ठीक है, वो पूरा फ्रांसीसियों को दे दी। अब देखिए इस तरह से इन कंपनियों का साहस बढ़ रहा है, इन कंपनियों का आधार बढ़ रहा है। हैदराबाद में नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग निजाम अर्थात दक्कन का सूबेदार बना। मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसी कंपनी को पांडिचेरी के निकट जमीनें तथा मसूलीपत्तनम का प्रसिद्ध नगर भी दिया। इसके अतिरिक्त कंपनी तथा उसकी सेनाओं को 5-5 लाख प्रदान किए गए। सांत्वना पुरस्कार और भविष्य के संबंध बने रहे, इस बात को ध्यान में देते हुए। ठीक, अब क्या हो रहा है, डुप्ले जो था, डुप्ले को 20 लाख के साथ एक जागीर भी दी गई जिसकी वार्षिक आय क्या थी, 1 लाख थी। इसके अतिरिक्त उसने कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक मुगल क्षेत्रों का ऑनरेरी गवर्नर बना दिया गया, मतलब सम्मानित एक उपाधि के तौर पर वहां तक का गवर्नर बना दिया गया। अब आप देखिए इस तरह से कहीं न कहीं भारतीय शासकों ने अंग्रेजों के हाथ में अपनी कमान देना शुरू कर दिया था। यहीं से डुप्ले ने अपनी सर्वश्रेष्ठ अफसर बुस्सी को फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी को हैदराबाद में नियुक्त किया। हालांकि दिखाने के लिए यह था कि निजाम की रक्षा के लिए हम इसकी नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद यह था कि यह नजर रखना। ठीक है, इसका मकसद था नजर रखना। बाद में देखेंगे अंग्रेजों के द्वारा इसी को सहायक संधि का नाम दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा इसे सहायक संधि के तौर पर इस्तेमाल किया गया भविष्य में। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के पश्चात बुस्सी निजामुल मुल्क के तीसरे बेटे सलावत जंग को तत्काल गद्दी पर बैठा दिया। इसके बाद सलावत जंग प्रसन्न हुए और उन्होंने फ्रांसीसियों के आंध्र प्रदेश का क्षेत्र पुरस्कार के रूप में दे डाला। ठीक है, जिसे आप उत्तरी सरकार कहा जाता है, जो क्षेत्र आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार, उसे इन्होंने दे दिया। अब इसमें जो 4 जिले आते हैं, कभी कभार हो सकता है आपसे सवाल कर ले, पूछा जा सकता है। फ्रांसीसियों की सफलता के प्रभाव को कम करने के लिए यह हुआ कि भाई फ्रांसीसी बढ़ते जा रहे हैं, तो अंग्रेजों को चिंता हुई। तो उन्होंने क्या किया, इनके प्रभाव को कम करने के लिए नासिर जंग और मोहम्मद अली, इन दोनों से असंतुष्ट गुट थे, इन दोनों से मिलकर इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे कि किस प्रकार से इनको बाहर किया जा सकता है। 1750 में इन्होंने मोहम्मद अली की ओर से अपनी पूरी शक्ति लगा देने का निश्चय किया कि भाई ठीक है हम पूरी शक्ति लगा देंगे और इस तरह से पूरा जो फ्रांसीसियों का प्रभाव है इसको खत्म करना जरूरी है। क्लाइव ने प्रस्ताव दिया कि कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करके त्रिचुरापल्ली में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम किया जाए, क्योंकि भाग के गया था त्रिचुरापल्ली ना, तो फ्रांसीसियों ने घेर रखा था इसे। तो इन्होंने कहा कि इस तरह से करके हम कहीं न कहीं संतुलन बना सकते हैं। यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पश्चात क्लाइव ने अर्काट पर आक्रमण कर जीत लिया। अतः चंदा साहब और फ्रांसीसियों ने विवश होकर त्रिचुरापल्ली की घेराबंदी कर ली। ठीक है, तो यह एक षड्यंत्र का पूरा खेल हुआ जिसमें फ्रांसीसियों को कमजोर दिखाया गया, कमजोर हो चुके थे। अब क्या हुआ, फ्रांसीसी को मजबूरी में आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चंदा साहब की हत्या कर दी गई। दोनों सरकारों ने एक शांति समझौता किया। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य समझौते के अंतर्गत 1754 में अंग्रेजों के कहने पर डुप्ले को भारत से वापस बुला लिया गया। यह केवल यही नहीं हुआ, ये लोग जानते थे कि डुप्ले एक ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजों की दाल नहीं गलने देगा और यहाँ पे हमारी नींव उखाड़ देगा। तो इन्होंने वहां भी षड्यंत्र किया, ब्रिटेन में भी, और वहां भी किया कि भाई फ्रांस वालों के साथ कुछ ऐसा किया जाए इसको वापस बुला ले।
और अंत में डुप्ले की वापसी हो जाती है। और डुप्ले की वापसी का मतलब था कि कहीं न कहीं फ्रांसीसियों की नींव को समाप्त कर देना, क्योंकि डुप्ले ही था जिन्होंने इस स्तर पर फ्रांसीसियों को पहुंचाया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध आता है 1756 से 63 तक आता है। ठीक है, यह कंपनी का एक स्थायी समझौता 1756 में समाप्त हो गया, जब इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य एक और युद्ध छिड़ गया, और इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है सप्तवर्षीय युद्ध के संदर्भ में कुछ बातें। भारत, कनाडा, यूरोपीय आदि देशों में हुआ, इसे 7 वर्षों तक चलने के कारण सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ था। इसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। युद्ध के आरंभ में ही अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हैदराबाद में भी अब अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था और निजाम उन्हें उत्तरी सरकार सौंप दिया। वो जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था ना, उसे उत्तरी सरकार कहा जाता था, उसे इन्होंने सौंप दिया। 22 जनवरी 1760 को वंडीवास के युद्ध में भारत फ्रांसीसी शक्ति के संदर्भ में यह निर्णायक रहा और एक तरह से फ्रांसीसी पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। जब अंग्रेज गवर्नर आयरकूट ने फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली को पराजित कर दिया। ठीक, वांडीवास युद्ध का अंत 1763 में पेरिस समझौते के साथ हुआ और इस समझौते में क्या बताया गया कि फ्रांसीसियों को भारत में स्थित उनकी सभी फैक्ट्रियां वापस कर दी गई, किंतु अब वे उनकी किलाबंदी नहीं कर सकते और ना ही वहां सैनिक रख सकते थे। तो ये सारी चीजों का मतलब एक तरह से वही हो गया था कि आप जिंदा तो हो, ठीक है, आप कुछ करोगे नहीं, केवल आप सांस लेते रहो बस। ये कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, जिस तरह से कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। जो है अभी ये शुरुआती दौर है, हम इस चीज को जो है आगे एलोबरेट करेंगे। अंग्रेजों के बारे में अब हमें पढ़ना है। एक ही प्लेयर निर्णायक बचा, किस तरह से देखेंगे भारतीय मुगलों का पतन होता है, मुगल किसके बाद कौन आता है, उसके बाद देखेंगे बंगाल का क्या योगदान रहता है, बंगाल में किस तरह से अंग्रेज व्यापारिक कंपनी एक सत्ता संभालती है, राजनीतिक शक्ति बनती है, और इस तरह से एक घटनाक्रम को आगे लेके बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।